अब तक आप सभी जान गए होंगे कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथ एक और शूटर गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तस्वीरें भी आप लोगों ने देख ली होंगी। वो भी तस्वीर देखी होगी जहां पर गुलाम को लेकर कहा जा रहा है कि वो इतना ज्यादा डर गया था कि मरने से पहले उसने पेशाब कर दी थी, जैसा दावा किया जा रहा है। लेकिन हमें लगा कि इस घटनाक्रम में जब लोग दो तरह से बातें कर रहे हैं, एक वर्ग ये कह रहा है कि इंसाफ हो गया, जायज था, संदेश देना जरूरी था, उमेश पाल के परिवार वाले योगी सरकार को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर समाधान नहीं है, एनकाउंटर के जरिए भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। तो हमें लगा कि इस कहानी के साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि असद अहमद कौन था। और असद अहमद इस पूरे मामले में जो मोस्ट वांटेड था, जो मुख्य आरोपी था, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं थी। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो पिता के गुनाहों या पिता के काले कारनामों का असर जो है वो उस पर देखने को मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि असद बचपन से पढ़ाई में काफी तेज हुआ करता था और 85% मार्क्स उसके क्लास 10th पे आए थे। उसे बैरिस्टर बनना था, फॉरेन जाकर वकालत करनी थी, लेकिन असद को अतीक अहमद के बैकग्राउंड की वजह से कभी वीजा नहीं मिल पाया और इस वीजा न मिल पाने की वजह से उसका विदेश में जाकर वकील बनने का सपना। यूं तो अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, लेकिन असद उसमें तीसरे नंबर पर है। और तीसरे वाले असद को लेकर कहा जाता है कि सभी बच्चों में सबसे ज्यादा ये तेज हुआ करता था। कक्षा 12वीं में इसने 85% मार्क्स हासिल किए। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, चीजों को सीखने का गुर इसमें बहुत ज्यादा था। लेकिन इसके साथ 2 समस्याएं हो गई। एक समस्या ये कि बाहर पढ़ाई को लेकर पिता का बैकग्राउंड हमेशा इसके आड़े आता रहा, और दूसरा कि जीवन भर चकिया इलाके में इसने बम, गोला, बारूद, कट्टा, असलहा देखा, जिसकी वजह से धीरे धीरे वकालत के साथ साथ इसकी रुचि जो है वो इस तरफ बढ़ गई। इसने बाहर पढ़ाई के लिए वीजा जब अप्लाई किया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया और वहीं से जिंदगी इसकी बदलनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि एक रोज अतीक अहमद ने जब इसे बम बनाते देखा तो वो खुद हैरान था कि ये कैसे हो गया, और इसके बाद अतीक को जेल हो गई। हालांकि आज जब ये खबर अतीक अहमद को लगी तो कहा जाता है कि अतीक जेल में फूट फूट कर रोने लगा। उसे आज बताया गया, अतीक और अशरफ दोनों को आज एक साथ पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल उसे भेज दिया गया है। लेकिन इस हिरासत के बीच में जब उसे खबर मिली तो वो कोर्ट रूम के अंदर घुटनों के बल बैठ गया और काफी देर तक वो रोता रहा। कोर्ट रूम के अंदर ही उमेश पाल जिंदाबाद, अतीक अहमद मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे जो थे वो भी लग रहे थे। और उसके बाद रोती हुई आंखों से अतीक अहमद वहां से पुलिस। आप शायद जानकर हैरान भी हो जाएंगे कि इस घटना के पहले असद अहमद जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था, उस पर कोई भी मामला नहीं था। इसी घटना को उसने अंजाम दिया, इस घटना की पूरी प्लानिंग उसने की। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था तब उसने अपने चेहरे को ढका भी नहीं। बिना कुछ लगाए, बिना कुछ पहने वो गया और उमेश पाल पर उसने तब तक गोलियां चलाई जब तक उमेश पाल इस दुनिया से रुखसत नहीं कर गया। इसी वजह से अतीक के बेटे असद को मुख्य आरोपी माना गया, उस पर सबसे बड़ा इनाम जो है वो घोषित किया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में शाइस्ता की एक ऑडियो कॉल जो है वो भी काफी वायरल हो रही थी, जिसमें अतीक अहमद से वो कहती है कि बेटे को शामिल नहीं करना चाहिए था, तुमने ये गलत किया। और अतीक उससे कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, उसने बड़ा काम किया है। उमेश पाल सरदर्द बना था और 18 साल बाद अब मैं चैन की नींद सोऊंगा, जो कुछ होगा हम मैनेज कर लेंगे। अब इसी मैनेज के इर्द गिर्द सियासत भी चल रही है। एक वर्ग ये कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया इस देश में है, उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत चीजों को जाना चाहिए। ये एनकाउंटर जो है ये फर्जी है, जिसमें अखिलेश यादव भी हैं। दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि एनकाउंटर फर्जी कैसे है। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद से लोग ये मानने लगे थे कि देर सवेर असद के साथ ऐसा हो सकता है। और 49वें दिन जब ये घटना हुई तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैरान नहीं। असद के बारे में एक बात जो निकल कर आती है वो ये कि वो बचपन से गुस्सैल बहुत था और बम और बंदूक से उसका रिश्ता जो है वो पिता की वजह से जल्दी हो गया था। उसने लखनऊ के एक टॉप कॉलेज से पढ़ाई की। उसके बाद जैसा आपने आपको बताया कि बाहर पढ़ने का मन था, लेकिन पिता और चाचा के आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड ने उसे वीजा नहीं दिलाया। एक घटना उसकी जिंदगी को लेकर बड़ा मशहूर है कि उसने स्कूल में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और अपनी क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन तभी उसकी टीम जो है मैच हार जाती है। और इस मैच हारने से असद का गुस्सा जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसने मैच रेफरी की जमकर धुनाई कर दी, बहुत पीटा।
और उस वक्त अतीक अहमद का खौफ जो था वो इतना ज्यादा था कि स्कूल वालों ने भी असद पर कोई एक्शन नहीं लिया। रेफरी से भी मामला जो है वो रफा दफा करा दिया गया और इसी तरह से इनके गुस्से जो है बढ़ते रहे। अभी एक पिछले हफ्ते भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर वो किसी शादी समारोह में हवा में फायरिंग कर रहा था। अर्श, उसका भाई, चाचा और ये दोनों हवाई फायरिंग कर रहे थे और तब भी इसकी उम्र 12 साल थी। बम बनाने का शौक था, लेकिन अतीक अहमद ने डांट डपट के बम बनवाना छोड़ दिया था, क्योंकि जिस स्पीड से बम बांध रहा था, एक बार कहा जाता है कि अतीक ने देखा, अतीक जानते थे कि बम बनाने से कई बार बम फट जाता है। वो अपने बेटे से लाड प्यार करते थे, वहां पर उसे रोक लिया, लेकिन बंदूक से उसका रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया और अभी भी जो पुलिस कह रही है कि फॉरेन पिस्टल मिली है। खैर, ये कहानियां जो हैं ये दर्शाती हैं कि पिता कि संगत का असर जो है वो असद पर पूरी तरीके से था और बहुत इन्फ्लुएंस था अपने। अतीक अहमद का वो बयान अब वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा था कि बेटे ने शेरों वाला काम किया है, तुम बेवजह परेशान मत, तो मैनेज कर लिया जाएगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, लेकिन इधर यूपी के जो एडीजी हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से इन्होंने गनर को मारा था, ड्राइवर को मारा था, उमेश पाल को मारा था, ये साधारण अपराधी नहीं थे। इनके पास से 2 ब्रिटिश पिस्टल मिली है जो काफी एडवांस्ड है और ऐसे में इनका एनकाउंटर जो हुआ है वो पूरी तरह सही है। उधर उमेश पाल के परिवार वाले जो हैं वो बार बार योगी आदित्यनाथ को नमन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ पर भरोसा था। सरकार के लोग जो हैं वो बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर चीजें की जा रही हैं। सत्ता पक्ष को मानने वालों का यह मानना है कि इससे योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि उन्होंने सदन में पहले ही दिन कहा था मिट्टी में मिला देंगे। इसका फायदा उन्हें इलेक्शंस में भी होगा, क्योंकि उनकी छवि वैसे भी एक हिंदू धर्म के अनुयायी के तौर पर, राजनेता के तौर पर और कड़े प्रशासक के तौर पर मुख्यतः जानी जाती है और उसी छवि को उन्होंने और ज्यादा मजबूत किया, क्योंकि जो कहा था उन्होंने वो कर दिखा दिया। अतीक ने भी कल कहा था कि मिट्टी में तो हम पहले ही मिल गए हैं, मेरी पत्नी को छोड़ दिया जाए, परिवार को छोड़ दिया जाए। लेकिन असद की ये कहानी जो है ये पिता के गुनाहों की सजा को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण है। पिता गुनहगार, जिसकी संगत में बेटा गुनहगार, और उसके बाद पिता जीवित है लेकिन बेटा इस दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत सारे सबक भी सिखाते हैं। जाते जाते हम आपसे एक सवाल ही पूछ लेते हैं कि आप इस इंसाफ को सही मानते हैं? उमेश पाल की मां जिसे इंसाफ कह रही हैं कि इंसाफ हो गया, आधा इंसाफ हो गया है, अभी कुछ और बाकी है, उसे आप सही मानते हैं? इस प्रक्रिया को आप सही मानते हैं? ये तरीके को आप सही मानते हैं? या जो अखिलेश और बाकी लोग कह रहे हैं कि अगर यही तरीका है तो कोर्ट कचहरियां बंद कर दी जाएं, आप मानते हैं कि वो सवाल वाजिब है? खैर, आपको यह भी जानना चाहिए कि 2005 में राजू पाल जो विधायक थे, उनका मर्डर अतीक अहमद ने इसलिए करवा दिया था क्योंकि उमेश पाल ने इनकी गैंग को छोड़ दिया था और बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ा था। राजू पाल की शादी जो है वो केवल 10 दिन हुए थे और 10 दिन की शादी के बाद उसे गोलियों से भून दिया गया था। उसी के गवाह उमेश पाल थे और उमेश पाल को भी उनके घर के सामने मारा गया, बेझिझक मारा गया, बिना कुछ चेहरे पर नकाब पहने मारा गया। बहुत सारे सवाल सत्ता पक्ष को लेकर हुए थे, 49 दिन बीत गए थे, लगातार सवाल हो रहे थे, लेकिन अब ये सवाल कुछ तस्वीरों के साथ फिलहाल बंद हो गए हैं या अलग सिरे से शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि अतीक के गुनाहों की सजा उसके परिवार को मिल रही है? पत्नी पर केस हो गया, अशरफ के बीवी पर केस हो गया, बहन पर केस हो गया, या राज्य सरकार जो है वो बदले की भावना से कर रही है? आपकी सोच क्या है जरूर बताइएगा। मैं